तो लास्ट डे हम लोगों ने देखा कि कैसे जावा में प्रोग्राम लिखते हैं। तो यहाँ पे समझते हैं कि ये जो मेन फंक्शन है इतना बड़ा स्ट्रक्चर क्यों दिया है, इसके पीछे भी रीजन है। तो ये मेन फंक्शन या फिर जनरली फंक्शन अगर हम लिखते हैं तो जावा में कैसे लिखेंगे, ये दोनों चीजें यहाँ पे समझ में हाँ। आएगी। फर्स्ट, सबसे पहले क्या लगा हुआ है, पब्लिक। तो ये हाँ। कीवर्ड है और इस कीवर्ड का मतलब है कि ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन कहीं से भी एक्सेस हो सकता है। क्योंकि और भी यहाँ पे कीवर्ड है, जैसे प्राइवेट कीवर्ड मिलेगा, प्रोटेक्टेड मिलेगा। तो सबका अपना अपना लिमिटेशंस होता है कि ये पर्टिकुलर फंक्शन अगर हम पब्लिक कीवर्ड के साथ लिख रहे हैं तो इसका एक्सेसिबिलिटी कहाँ तक होगा। अगर हम प्राइवेट कर दें तो प्राइवेट का एक्सेसिबिलिटी कहाँ तक होगा। तो ये पब्लिक फंक्शन है। तो पब्लिक फंक्शन का मतलब है कि जो मेन फंक्शन है ये कहीं से भी कॉल हो सकता है। और चूंकि ये फंक्शन एंट्री पॉइंट भी है प्रोग्राम का, तो एंट्री पॉइंट होने के कारण अगर हम ये प्रोग्राम कहीं भी सेव करें तो ये ऑटोमेटिकली मेन फंक्शन को ही खोजता है। और चूंकि मेन फंक्शन पब्लिक इन नेचर है, तो पब्लिक होने के कारण ये फंक्शन एग्जीक्यूट करता है। सेकेंड, इसका जो कीवर्ड है दैट इज स्टैटिक। तो यहाँ पर जब हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड खासकर जावा में काम करते हैं, तो हम जो फंक्शंस और वेरिएबल बनाते हैं, ये फंक्शंस और वेरिएबल दो तरीके से एक्सेस होता है। एक स्टैटिक होता है, एक नॉन स्टैटिक होता है। तो जो स्टैटिक फंक्शन है उसके लिए डायरेक्टली क्लास के साथ कॉल हो जाता है। और जो नॉन स्टैटिक फंक्शन होता है उसके लिए हमको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो ये स्टैटिक फंक्शन है, तो ये क्लास के साथ कॉल हो जाएगा। क्लास के साथ करने का मतलब क्लास के नाम के साथ, जो भी क्लास का नाम है और डॉट फंक्शन हम लिखेंगे तो कॉल हो जाएगा। तो स्टैटिक नॉन स्टैटिक में ये अंतर होता है। एक इंस्टेंस वेरिएबल होता है, एक क्लास वेरिएबल होता है। मतलब क्लास लेवल कॉलिंग होगा और एक इंस्टेंस लेवल कॉलिंग होगा। तो इंस्टेंस करने का मतलब है कि ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल होगा, और क्लास लेवल करने का मतलब है कि क्लास के साथ कॉल हो जाएगा, हमको अलग से इंस्टेंस बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं है। हाँ। तो स्टैटिक का मतलब है। और वॉइड का मतलब तो बहुत सारा समय पढ़ लिए होंगे, क्योंकि वॉइड कोई भी फंक्शन हम खाली। लिखते हैं, हाँ, कोई भी फंक्शन हम लिखते हैं तो फंक्शन शुड रिटर्न ए वैल्यू। तो जब फंक्शन से हाँ। हम वैल्यू रिटर्न नहीं करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे वॉइड लिख देते हैं। अदरवाइज हम जिस टाइप का वैल्यू रिटर्न करना चाहेंगे वो डाटा टाइप यहाँ पे लिखना होता है। तो अभी वॉइड लिखा हुआ है मतलब ये फंक्शन रिटर्न कुछ भी नहीं करेगा, सिंपली फंक्शन कॉल होगा और एग्जीक्यूट करेगा। हाँ। और देन नेक्स्ट है फंक्शन का नाम। तो जो भी फंक्शन का नाम होता है वो यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे अभी हम लोग मेन फंक्शन लिखे हैं तो मेन फंक्शन है ये। और उसके अंदर है ब्रैकेट में पैरामीटर, फंक्शन का पैरामीटर। तो यहाँ पर एक स्ट्रिंग डाटा टाइप का एरे वेरिएबल है। तो ये आगे पढ़ेंगे एरे क्या होता है या फिर पैरामीटराइज फंक्शन क्या होता है, ये सब हम लोग आगे क्लियर करेंगे। बट अभी समझना है कि ये एक पैरामीटराइज वेरिएबल है जो कि एक स्ट्रिंग हम्म। का एरे है। तो इसको क्यों देते हैं, क्योंकि मेन फंक्शन एक ऐसा एंट्री पॉइंट है जावा प्रोग्राम का। तो अगर हम कमांड प्रॉम्प्ट से इस फंक्शन को कुछ इनपुट देना चाहते हैं तो यहां से वो इनपुट ले सकता है। दैट इज वाई ये पैरामीटर है, एरे के फॉर्मेट में ये इनपुट लेता है। तो इसको बोलते हैं कमांड लाइन आर्गुमेंट। कमांड लाइन आर्गुमेंट में हम कुछ भी इनपुट दे सकते हैं और फिर उस इनपुट को हम प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है मेन फंक्शन का। तो ये एकदम याद होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा फंक्शन है जो कि जनरली जब हम विंडोज ऐप पे काम करते हैं तो ये फंक्शन यूज होता है। और पूरे प्रोजेक्ट में, अभी तो हम फाइल अलग अलग बनाएंगे, लेकिन अगर हम एक प्रोजेक्ट की बात करें तो पूरे प्रोजेक्ट में एक मेन फंक्शन होगा। क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट का एक एंट्री पॉइंट होना चाहिए। तो एंट्री पॉइंट मेन फंक्शन ही देता है, उसके बाद फिर मेरा कोड जैसे हम इसको एग्जीक्यूट कराना चाहें वैसे एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद यहाँ पे भी देखो एक लेयर है, हरारकी है। हरारकी किस चीज का है, तो एक प्रिंट करने के लिए ये हरारकी है।
तो ये हायरार्की में सबसे पहले ये सिस्टम क्लास है। इसके अंदर आउट आउट नाम का एक ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट मिलता है जनरली, इन एंड आउट। तो इन का मतलब है हम इनपुट लेते हैं, आउट का मतलब है हम आउटपुट दिखाने के। तो सिस्टम डॉट आउट का मतलब है कि हम आउटपुट दिखाना चाह रहे हैं। तो आउट ऑब्जेक्ट का बहुत सारा फंक्शंस मिलेगा, जिसमें से एक फंक्शन हम लोगों ने देखा। तो ये फंक्शन का नाम क्या है? प्रिंट एल एन। प्रिंट एल एन फंक्शन, जो कि आपका आपके स्क्रीन पे या जो भी आपका आउटपुट डिवाइस है, उस डिवाइस पे आउटपुट दिखा सकता है। और जो भी हम इस ब्रैकेट के डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे, वो आउटपुट के रूप में आएगा। तो हम चाहे तो इसको और भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। और हम इसमें जो भी मैसेज दिखाना चाहते हैं या फिर जो भी वेरिएबल को साथ में रखना चाहते हैं, वो सब पॉसिबल है। तो ये पूरे प्रोग्राम को समझने में हेल्प करेगा, ताकि हम प्रोग्राम अच्छे से लिख पाए। अब आते हैं, इसका कुछ रूल्स है। रूल्स क्या है कि ये सब रूल्स ना बहुत बेसिक है और ये याद होना चाहिए। पहला रूल है कि हम क्लास का नेम एंड, जो कि हम कल बताए हैं, फाइल नेम शुड बी सेम। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब ये फाइल कंपाइल होता है, जैसा कल हम लोगों ने देखा था कि जब ये फाइल कंपाइल होता है, और यहाँ पे जावा कोड का फोल्डर है, तो ये ऑटोमेटिकली जो क्लास फाइल यानी बाइट कोड जो बनाता है, वो क्लास के नाम का बनाएगा, फाइल के नाम का नहीं बनाएगा, क्लास के नाम का बनाएगा। तो इसलिए हम अगर क्लास का नाम और फाइल का नाम सेम रखें, तो हमको एग्जीक्यूशन में आसानी होता है। अदरवाइज दो दो नाम याद रखना पॉसिबल नहीं। तो सबसे पहला रूल तो ये है। दूसरा है इसका कि यहाँ पर जितने भी कीवर्ड्स हैं, हम लोग जितने भी कीवर्ड्स को यूज करेंगे, कीवर्ड्स मस्ट बी इन स्मॉल लेटर। ये सारे स्मॉल लेटर्स में ही लिखाएंगे, कहीं कैपिटल लेटर नहीं होगा। जितने भी कीवर्ड्स हैं, जो भी प्रोग्राम है, देखिए, क्लास कीवर्ड है, पब्लिक कीवर्ड है, स्टैटिक कीवर्ड है, वॉइड कीवर्ड है, ये सब कीवर्ड है। तो जो कीवर्ड्स है, वो कभी भी कैपिटल लेटर में नहीं होगा। क्लियर ना? नाउ नेक्स्ट की हाँ नेक्स्ट है सर। नेक्स्ट है कि अगर हम प्री डिफाइंड क्लासेस, मतलब लाइब्रेरी क्लासेस यूज कर रहे हैं, अगर हम लाइब्रेरी क्लासेस यूज कर रहे हैं, जो कि लाइब्रेरी क्लासेस बहुत सारा मिलेगा, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे बहुत सारे क्लासेस मिलेंगे। तो जो लाइब्रेरी क्लासेस है, उसको कैसे लिखना होता है? तो उस फर्स्ट लेटर इसका कैपिटल होगा। फर्स्ट लेटर कैपिटल। कैपिटल, स्टार्टिंग फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। और अगर फॉलोड बाय वर्ड है, फॉलोड बाय वर्ड कहने का मतलब, फॉलोड बाय वर्ड है, दैट मीन्स कि अगर कोई क्लास मल्टीपल वर्ड से मिलके बना है, तो जितना भी वर्ड है, हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। ठीक है? हाँ जैसे हाँ अगर दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, स्ट्रिंग बिल्डर क्लास जैसे है, तो स्ट्रिंग और बिल्डर, तो ये दो वर्ड है। तो स्ट्रिंग का एस कैपिटल होगा, और बिल्डर का बी कैपिटल होगा। ये ध्यान रखना है। हाँ और अगर तीन वर्ड हो गया, तो हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। तो फॉलोड बाय वर्ड, फर्स्ट लेटर कैपिटल। इससे क्या होगा ना, लिखने में आसानी होगा, कोड कभी गलत नहीं होगा। और हाँ। अगर लाइब्रेरी फंक्शन यूज कर रहे हैं, अगर लाइब्रेरी फंक्शन हम यूज कर रहे हैं, तो फर्स्ट लेटर स्मॉल होगा। फर्स्ट लेटर स्मॉल होगा। स्मॉल होगा एकदम। और अगर फॉलोड बाय वर्ड है, अगेन, फॉलोड बाय वर्ड कहने का मतलब है कि अगर ये दो तीन वर्ड से मिलकर बना हुआ है, तो सेकेंड वर्ड जो होगा, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। हाँ ठीक है? हाँ तो ये अभी के लिए ये रूल है। इतना एकदम
याद रहना चाहिए, अदरवाइज जो भी हम कोड लिखेंगे वो कोड लिखने में कंपाइलर मिस्टेक हो सकता है, कंपाइलिंग मिस्टेक होगा तो फिर आपका प्रॉब्लम हो। तो देखिए यहाँ पे जितने भी कीवर्ड्स है सब स्मॉल लेटर में है। ये क्लास स्टार्ट है, ये मैंने क्लास बताया, क्लास है तो फर्स्ट लेटर कैपिटल है। स्ट्रिंग एक क्लास है, इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल है। फंक्शन है, देखिए फंक्शन एक वर्ड से मिलके बना हुआ है तो सारा का स्मॉल है। अगर इसमें दूसरा वर्ड आ जाता तो दूसरा वर्ड का फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल होता है। तो ये सारा रूल्स आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये रूल ध्यान में है तो फिर प्रोग्राम बहुत आसानी से लिखाता है, अदरवाइज मिस्टेक बहुत होगा। क्योंकि आगे चल के जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे प्रोग्राम बड़ा होता जाएगा, और प्रोग्राम बड़ा होगा तो फिर मिस्टेक होने का चांसेस बढ़ेगा। तो मिस्टेक नहीं करते हुए ये सारा रूल्स अगर याद है तो मिस्टेक होने का चांसेस ना के बराबर हो। ठीक है। हाँ। अब हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं और आते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को समझते हैं, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के साथ ही हम लोग बहुत सारा और प्रोग्रामिंग पढ़ना समझेंगे। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में तो सबसे पहला जो टर्म आएगा दैट इज क्लास। व्हाट इज क्लास? कुछ पता है क्लास किसको बोलते हैं? क्लास हुआ। हम्म, चलो। ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। नहीं, नहीं, ग्रुप नहीं, ऑब्जेक्ट्स होगा। चलो। क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एंटिटीज, दैट इज वेरिएबल एंड मेथड्स। मेथड्स कहने का मतलब है फंक्शन। हाँ। ठीक है। क्लास को क्या बोलते हैं, ये एकदम लिटरल डिफिनीशन है। क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एंटिटीज, मतलब एक जैसा जो एंटिटीज है उसके कलेक्शंस को हम लोग क्लास बोलते हैं। एंड दैट इज आल्सो रॉ मटेरियल फॉर ऑब्जेक्ट। एंड एक क्लास में बेसिकली रहता क्या है, तो एक क्लास में हम आइदर वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं या फिर मेथड्स डिफाइन कर सकते हैं, इसके अलावा क्लास में और कुछ भी नहीं रहेगा। वेरिएबल क्या हो गया? वेरिएबल है जहां पे हम, वेरिएबल क्या होता है पता है? अगर हाँ, हमको, वेरिएबल मतलब जो चेंज हो सकता है। हाँ एक ऐसा एक ऐसा बोल सकते हैं इंस्टेंस जो कि किसी किसी टाइप ऑफ डाटा को स्टोर करके रखे और जरूरत पड़ने पे उसको हम चेंज भी कर सके। तो यहाँ पे हम वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं। वेरिएबल क्या है? किसी भी डाटा टाइप डाटा टाइप के वैल्यू को सेव कर सकता है, स्टोर कर सकता है, एंड चेंज कर सकते हैं हम लोग, प्रोग्राम में कभी भी चेंज कर सकते हैं। एंड दूसरा है मेथड्स। मेथड्स क्या है? मेथड्स करने का मतलब है यहाँ पे फंक्शन। क्योंकि जावा पढ़ रहे हैं तो जावा में बेसिकली मेथड्स लोग ज्यादा बोलते हैं, जावा का कन्वेंशन मेथड्स का है। और माइक्रोसॉफ्ट में लैंग्वेज पढ़ते हैं तो वो जनरली फंक्शंस बोलते हैं। तो फंक्शन और मेथड ऑलमोस्ट एक ही है, बट ये दो कंपनी, डिफरेंट कंपनी का दिया हुआ नेमिंग कन्वेंशन है। सो मेथड बोले या फंक्शन बोले एक ही काम करता है ये। तो फंक्शन क्या है? एक तरह से बोल सकते हैं कि एक ऐसा रूटीन है जो कि बार बार अगर हम एक ही काम को करना चाहते हैं या एक ही जैसा काम करना चाहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सब रूटीन्स लिख लेते हैं। और सब रूटीन्स इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन यहाँ पे मिल रहा है। तो हम बोल सकते हैं ये सब रूटीन है जो कि सिमिलर या फिर सेम टास्क को, सिमिलर या फिर सेम टास्क को अगर हमको रिपीटेडली करना है हाँ। तो हम क्या करते हैं, फंक्शन बनाकर रख लेते हैं। ताकि जब भी हमको सपोज दो नंबर को ऐड करना है तो दो नंबर को ऐड करने का लॉजिक हम बार बार क्यों लिखेंगे, हम क्या करते हैं कि दो नंबर का ऐड करने का एक फंक्शन बना लेते हैं और फंक्शन में पैरामीटर पास करेंगे और फिर क्या वो क्या करेगा कि हमको
आंसर कैलकुलेट कर करके देगा। जस्ट मैंने एक छोटा सा एग्जांपल बताया। इसी तरह से बहुत बड़े बड़े फंक्शंस हम लोग बनाकर, यानी सब रूटीन्स बनाकर हम लोग रख सकते हैं, जो कि अगर हमको एक ही टाइप का या एक ही टास्क तो हमको मल्टीपल प्लेसेस पे करना पड़े तो आसानी से हम कर सकें। तो क्लास में बेसिकली यही दो काम हम लोग करते हैं, वेरिएबल डिफाइन करते हैं और फिर फंक्शंस डिफाइन करते हैं। तो एक क्लास का डिफिनेशन क्या हो गया? क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एंटिटीज, दैट इज वेरिएबल्स एंड मेथड्स। हाँ क्लियर? हाँ और ऑब्जेक्ट क्या होगा? अब ऑब्जेक्ट का भी डिफिनेशन समझ ही लेते हैं, तो फिर एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। रन टाइम इंस्टेंट, इंस्टेंस बोल सकते हैं, इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, रन टाइम इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। और दूसरा एक तरह से बोल सकते हैं, इसको इंस्टेंसिएशन प्रोसेस भी बोलते हैं। जब हम क्लास को मेमोरी एलोकेट करना चाहते हैं, क्योंकि क्लास स्टैंड अलोन कुछ है नहीं। क्लास क्या कर रहा है? सिर्फ रॉ मटेरियल्स, एक तरह से कोड कंटेन कर रहा है। तो कोड जब जब तक कोड एग्जीक्यूट नहीं करेगा तब तक वो बिहेवियर प्रोड्यूस नहीं करेगा। और बिहेवियर प्रोड्यूस जब तक नहीं होगा तब तक आपका कोड लिखने का या जो भी आपने प्रोग्रामिंग किया उसका कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पे बिहेवियर प्रोड्यूस ऑब्जेक्ट करेगा। और ऑब्जेक्ट बिहेवियर कैसे प्रोड्यूस करेगा? तो जो भी हम लोगों ने क्लास में लिखा है कोड, उसी कोड का ये इंस्टेंस क्रिएट करेगा। और जो इंस्टेंस क्रिएट होगा हाँ उसको हम लोग बोलेंगे ऑब्जेक्ट, दैट इज रन टाइम इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। क्लियर? हाँ और जब हम इंस्टेंस क्रिएट करते हैं तो यही क्या करता है? मेमोरी एलोकेट करता है। जो भी मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है वो मेमोरी एलोकेट करने का काम ऑब्जेक्ट बनने पे ही होता है। तो जैसे ही हम लोग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो क्या होता है? मेरे क्लास में जितने भी वेरिएबल्स हैं, या उस क्लास में अगर हम किसी और क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज कर रहे हैं, तो ये सारा मेमोरी एलोकेशन टास्क ऑब्जेक्ट बनेगा तभी होगा। बिना ऑब्जेक्ट बनाए ये टास्क नहीं हो सकता। हम्म, तो रन टाइम प्रोग्राम को रन करने के लिए मेमोरी की जरूरत होगी। विदाउट मेमोरी एलोकेट हुए तो प्रोग्राम रन नहीं करेगा। तो डेफिनेटली हाँ ये ऑब्जेक्ट इंस्टेंसिएशन प्रोसेस के थ्रू ही ये टास्क होता है। हाँ ठीक है? हाँ अब आते हैं फिर से एग्जाम्पल पे। कंसेप्ट क्लियर है ना, क्लास एंड ऑब्जेक्ट? हाँ, एक बार वो वापस दिखा, लिख लेता हूँ थोड़ा सा बाकी तक। मैं ये वर्ड फाइल भेज दूंगा अदरवाइज, जो भी मैं लिख रहा हूँ। हाँ सर। ठीक है? हम्म तो अब समझते हैं ये क्लास एंड ऑब्जेक्ट का पूरा फंडा एग्जाम्पल के थ्रू। तो जैसा मैंने बताया कि क्लास क्या होता है? कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एंटिटीज। सपोज हमको एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड स्टोर करना है। तो स्टूडेंट का क्या क्या रिकॉर्ड हम स्टोर कर सकते हैं? जो भी रिकॉर्ड स्टोर करना होगा वो सब कैसा होगा? स्टूडेंट से रिलेटेड होगा, इसीलिए बोला गया सिमिलर टाइप। तो स्टूडेंट से रिलेटेड जितने भी रिकॉर्ड होंगे, चलो एक नया फाइल बनाते हैं हम लोग और क्लास का नाम रखते हैं क्लास स्टूडेंट। और इस स्टूडेंट से रिलेटेड हमको कुछ कुछ भी डाटा स्टोर करना है। तो क्या क्या हो सकता है? नॉर्मली हम लोग स्टूडेंट का रोल नंबर रखेंगे, स्टूडेंट का नाम रखेंगे, स्टूडेंट का ईमेल एड्रेस रखेंगे। तो ये सब क्या है? रिलेटेड टू स्टूडेंट है, इसीलिए बोला गया सिमिलर टाइप ऑफ एंटिटीज। सिमिलर, एक जैसा, एक जैसा करने का मतलब रिलेटेड टू ए पर्टिकुलर, जो जो भी मैंने क्लास का नाम दिया है उससे रिलेट करता हुआ जो भी डाटा स्टोर करना है या जो भी बिहेवियर प्रोड्यूस कराना है वो हमको इसके अंदर हम्म लिखना है। तो सपोज एक हमको
स्टूडेंट का रोल नंबर स्टोर कराना है, तो डेफिनेटली क्या करना होगा, एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो वेरिएबल डिक्लेयर करने का मतलब है कि अब हमको रिक्वायरमेंट होगा एक डाटा टाइप का, और वो डाटा टाइप ही मुझे उस पर्टिकुलर टाइप के डाटा को स्टोर करने का परमिशन दे। तो रोल नंबर सपोज नुमरिक में रखना है, तो नुमरिक के लिए यहाँ पे जो डाटा टाइप है वो इंट है। इंट डाटा टाइप बोलते हैं। तो इंट डाटा टाइप में हम रोल नंबर स्टोर करना चाहते हैं, तो एक वेरिएबल का नाम देंगे। तो फर्स्ट डाटा टाइप लिखे, स्पेस दिए, फिर मैंने वेरिएबल का नाम लिखा, और वेरिएबल का नाम लिखने के बाद अभी हम टर्मिनेट कर सकते हैं, वैल्यू स्टोर अभी नहीं कर रहे हैं, हम जस्ट वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। दूसरा वेरिएबल हो सकता है, उसका नाम रखना है, तो उसका नाम रखने के लिए यहाँ पे डाटा टाइप स्ट्रिंग मिला है, और उसका नाम रखना है, स्टूडेंट नेम रखना है, तो स्टूडेंट नेम नाम का हम एक वेरिएबल रख लिया। फिर सपोज इसका ईमेल एड्रेस रखना है, तो स्ट्रिंग डाटा टाइप का हम ईमेल एड्रेस डिक्लेयर कर लिया। ठीक है। हाँ। अब क्या है कि ये तो वेरिएबल लिख दिए। अब जो भी फंक्शनैलिटी है, इसका फंक्शनैलिटी क्या होगा कि पहले डाटा हम स्टोर कराएंगे और फिर डाटा हम डिस्प्ले करवाएंगे। तो ये बिहेवियर हो गया। तो एक तरह से बोल सकते हैं गेट डाटा एंड शो डाटा, दो बिहेवियर मुझे प्रोड्यूस कराना है। गेट डाटा बिहेवियर से क्या होगा कि ये इनपुट ले सकता है, और या फिर हम वैल्यू डाटा टाइप में स्टोर कर सकते हैं। और दूसरा है कि जो भी मैंने स्टोर किया है वो फिर देखना भी चाहेंगे। तो देखने के लिए क्या होगा कि मुझे शो डाटा नाम का एक बिहेवियर प्रोड्यूस कराना पड़ेगा, मतलब दो बिहेवियर मुझे प्रोड्यूस कराना है। और चूंकि ये 100% ओप्स है, तो बिहेवियर प्रोड्यूस हम क्लास लेवल पे नहीं करा सकते। क्लास में डायरेक्टली यहाँ पे हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल नहीं लिख सकते, या फिर और बहुत सारा फंक्शनलिटी हम यहाँ नहीं लिख सकते। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मेथड बनाना पड़ेगा, मतलब फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो फंक्शन डिक्लेयर करते हैं। फंक्शन डिक्लेयर करने के लिए फिर लिखना पड़ेगा पब्लिक वॉइड, और सपोज मुझे गेट डाटा फंक्शन एक चाहिए, गेट डाटा। तो ये मैंने डिक्लेयर किया। अब इस फंक्शन में मुझे क्या करना है, मुझे सारे वैल्यू को असाइन कर लेना है। तो अभी मैं स्टैटिक असाइन कर रहा हूँ, मतलब डायरेक्ट कोड में। सपोज रोल नंबर 5 किया, एस नेम इक्वल्स टू, इसमें चूंकि ये कैरेक्टर है तो डबल कोट्स के अंदर आएगा, मल्टीपल कैरेक्टर से, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर से। तो इस तरह से हम स्टोर करवा दिए। और फिर तीसरा क्या है, ईमेल है। तो ईमेल में जो डाटा चाहिए, सपोज pk@gmail.com, ऐसे करके स्टोर करा दिया। तो ये मेरा क्या हो गया, इनपुट के लिए एक बिहेवियर प्रोड्यूस हो गया। तो जो भी इस तरह से कोड लिखेंगे हम फंक्शन के अंदर लिखेंगे, फंक्शन से बाहर नहीं लिखना है यहाँ पे। फिर एक और फंक्शन बनाएंगे, पब्लिक वॉइड एंड शो डाटा। शो डाटा फंक्शन के थ्रू क्या करेंगे, हम जो भी वैल्यू इनपुट लिए हैं उसको हम आउटपुट दिखा सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। और अब देखो, थोड़ा सा जो मैसेजिंग है ना उसको कस्टमाइज करते हैं हम लोग। कस्टमाइज इन द सेंस कि स्टूडेंट रोल नंबर, एंड इसके बाद हम देते हैं डैश, एंड इसके बाद लगाते हैं डबल कोट्स, और फिर लिखते हैं प्लस। ये कॉन्केटिनेशन है। प्लस एक ओवरलोडेड ऑपरेटर है जो कि दो काम कर सकता है। एक, दो स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट करना, और दूसरा जो इसका टास्क है वो अर्थमेटिक कैलकुलेट करना। तो अभी चूंकि हम स्ट्रिंग वैल्यू के साथ इसको प्लस लगाए हैं, तो ये कॉन्केट का काम करेगा। कॉन्केट का मतलब कि दो डिफरेंट वैल्यू को ये जोड़ देगा। तो अभी मेरा पहला जो वैल्यू है वो मेरा मैसेज है, और दूसरा क्या है, एक वेरिएबल है। ये वेरिएबल जिसमें एक्चुअल वैल्यू पड़ा हुआ है। ये समझ में आया मैंने क्या लिखा। हाँ। अब इसी तरह से हम लोग दूसरा आउटपुट दिखाएंगे। और दूसरे में क्या है, दूसरा में है स्टूडेंट नेम। तो मैं क्या कर रहा हूँ
कि एक कस्टमाइज मैसेज लिख रहा हूँ जो कि यूजर को समझ में आए, और यूजर को समझाते हुए उसका जो वेरिएबल है उसको कॉन्केटेनेट कर दे रहा हूँ। तो ये जब मैसेज आपको आउटपुट में दिखेगा तो आउटपुट में एक प्रॉपर आउटपुट आएगा जो कि एंड यूजर पे जो भी काम करेगा उसको समझ में आएगा कि ये आखिर में क्या आउटपुट आ रहा है। तो इस तरह से लिखना होता है ईमेल। ठीक है। हाँ हाँ अब प्रोग्राम देखो कितना बड़ा हो रहा है, इसलिए मैंने बोला था कि एक तरीके से समझना होगा और सीखना होगा ताकि जो प्रोग्राम लिख रहे हैं आप देखो इसमें है कि गलती होने का चांसेस है। इसलिए जो भी रूल्स मैंने बताया है वो रूल्स याद रहना चाहिए, तब गलती नहीं होगा। और फाइनली मुझे अब क्या लिखना चाहिए, मेन मेथड लिखना चाहिए, क्योंकि अब मुझे क्या चाहिए, इसको एग्जीक्यूट कराना है। तो पब्लिक स्टैटिक हाँ। वॉइड मेन। मैं। अब एंड नाउ, अब क्या करना होगा, अब मुझे आउटपुट दिखाना है। तो आउटपुट दिखाने का मतलब है कि अब मुझे अपने क्लास का, अपना क्लास करने का मतलब जो स्टूडेंट क्लास मैंने डिक्लेयर किया है, इस क्लास का मुझे अब इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा। इंस्टेंस का मतलब क्या हो गया, इंस्टेंस का मतलब हो गया कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए जो लाइन है, ये लाइन थोड़ा सा ध्यान देना है। स्टूडेंट जो क्लास का नाम है, स्पेस ऑब्जेक्ट का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, अभी हम ओबीजे रख रहे हैं, इज इक्वल्स टू न्यू कीवर्ड है। न्यू कीवर्ड करने का मतलब न्यू इंस्टेंस क्रिएट करना है। और फिर हम हम्म। स्टूडेंट का कंस्ट्रक्टर, एक फंक्शन ब्रैकेट देते हैं, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर का रोल है मेमोरी एलोकेट करना। तो अभी जो ये कंस्ट्रक्टर यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहलाता है। मैंने प्रोग्राम में कहीं लिखा नहीं कंस्ट्रक्टर, लेकिन ये नहीं। जावा का डिफॉल्ट मेकिंग है। ये जावा खुद से ये कंस्ट्रक्टर बना देगा मेरे लिए, हमको बनाने की जरूरत नहीं है। तो इसको बोलते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो ये लाइन है इंस्टेंसिएशन लाइन। ये क्या बोलते हैं इसको, इंस्टेंसिएशन। इंस्टेंसिएशन लाइन। तो इससे इंस्टेंस बनता है। अब ऑब्जेक्ट बना लिया मैंने। अब ऑब्जेक्ट के थ्रू मुझे दोनों बिहेवियर को कॉल कर लेना है। कॉल करने का मतलब है कि हम इन्वोक करेंगे। इन्वोक करने के लिए कैसे लिखते हैं, ओबीजे डॉट, डॉट ऑपरेटर होता है यहाँ पे। तो हाँ। ओबीजे डॉट, पहले हम कॉल करेंगे गेट डाटा फंक्शन, क्योंकि पहले हमको वेरिएबल इनिशियलाइज कर लेना है। और दूसरा फंक्शन है मेरे पास ओबीजे डॉट सो डेटा। ठीक है। तो डेटा। हाँ, सो हाँ। डेटा फंक्शन है। तो सीक्वेंस में हम करेंगे ताकि मेरा पहले जो काम है वो इनिशियलाइजेशन का काम हो जाए और फिर आउटपुट का काम आ जाए। तो विदाउट इनिशियलाइज किए हम अगर आउटपुट फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये सब ब्लैंक दिखेगा, इसमें वैल्यू असाइन नहीं हो पाएगा। तो अब इसको सेव करते हैं। और सेव करने के लिए हम्म। अगेन मुझे क्या करना है, क्लास का नाम को ही यहाँ पे फाइल का नाम बनाना है। नाउ कमांड प्रॉम्प्ट देन जावा सी स्टूडेंट डॉट जावा से कंपाइल्ड। अगर एरर हम्म। रहता तो वो बता देता। तो एरर नहीं है, दैट मीन्स कि सक्सेसफुली कंपाइल्ड हो गया। एंड देन एग्जीक्यूट करने के लिए जावा स्टूडेंट, जैसा इंटर करेंगे ये देखिए आउटपुट आया। और जिस तरह से मैंने हम्म। कस्टमाइज किया था इसको, सेम उस तरह से आउटपुट आ रहा है। हाँ। ठीक है। तो समझ हम्म। में आया कैसे क्या करा हम लोगों ने प्रोग्राम में, हाँ। क्लियर है ना। लिख लो वो ये। नहीं नहीं, मैं भेज दूंगा, लिखने की जरूरत नहीं है। तो लिखने से वो हो जाता है। अच्छा तो आप लिख लो।